नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं स्टडी सिटी के यूट्यूब चैनल में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं अजय सर और आप लोग के साथ बन चुका हूं इतिहास को लेकर, मिशन 50 को लेकर। और उसमें हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो वित्तीय वर्ष में पूछी गई है और आगामी जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम है आने वाली, उसमें निश्चित रूप से पूछने की संभावनाएं है। ये हमारे बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं है, अदर भी हिंदी माध्यम के जितने भी बोर्ड हैं वो सारे बोर्ड के बच्चों के लिए है। एवं साथ साथ जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम में अपियर होना चाह रहे हैं उसमें पूछी गई क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सब उसमें पूछी जाती है और पूछने की भी संभावनाएं रहेगी। इसी के साथ समय को न बर्बाद करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उपस्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहे हैं किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? प्रियदर्शी का तात्पर्य हम लोग समझेंगे। प्रियदर्शी का तात्पर्य हम लोग समझेंगे। प्रियदर्शी का कहने का तात्पर्य यह होता है कि आप किसी भी प्रिय वस्तु को, जैसे कि प्रियदर्शी का अगर साक्ष्य दिया जाए, अगर सटीक आंसर दिया जाए तो परमेश्वर को भी पसंद हो, है ना। और अशोक एक ऐसे महान शासक थे जिसको सारे जनता बहुत पसंद करते थे, बहुत ही पसंद करते थे, है ना। इसीलिए इसको प्रियदर्शी कहा गया। और किस शासक को प्रियदर्शी का तात्पर्य यहां से होगा, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसका समय काल कुछ इस प्रकार रहा, जिसका समय काल 269 बीसी से लेकर 69 बीसी से लेकर आपको 232 बीसी तक रहा। 232 बीसी तक रहा क्या इसका समय काल, यानी कि अशोक का जो समय काल रहा 269 बीसी टू 232 बीसी तक रहा। एक बात कि भैया ये भी तो हो सकता है ना कि अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, इसका क्या साक्ष्य है? क्या आप ऐसे ही बोल देते हैं? जी नहीं। आप लोग को पता है इतिहास का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एक छोटा सा छोटा लाइन भी हो तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है, और उसका साक्ष्य रहता है, साक्ष्य के आधार पर इतिहास है। तो ये मास्की अभिलेख के अंतर्गत इसको देखेंगे बउआड़े, मास्की अभिलेख, अभिलेख, मास्की अभिलेख के अंतर्गत अशोक कहा गया कि ये अशोक है। भाई इस राजा का नाम जो है ना अशोक है, इसका परिचय मास्की अभिलेख के अंतर्गत की गई। लेकिन जो प्रियदर्शी की जो बात आई है उसका गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख से ये प्रियदर्शी वाला जो बात आता है, प्रियदर्शी की जो बात आती है, प्रियदर्शी की जो बात आती है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी किस अभिलेख से पता चलता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रियदर्शी जो है किस अभिलेख से पता चलता है, तो गुर्जरा अभिलेख से। और अशोक तो मास्की अभिलेख से। अशोक के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत हेडिंग पता चल जाता है। अशोक का अगर बात की जाए तो अशोक कुल भाइयों की बात की जाए तो बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। तो बिंदुसार का जो पुत्र था तो वो कुल, अगर अशोक को मिला की बात की जाए तो 101 भाई था। अशोक को मिला के अगर बात की जाए 101 भाई था, यानी अशोक को छोड़ के 100 भाई था। अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए 99 भाई को मरवाया, ठीक है, 99 भाई को मरवाया। और उसमें से जो एक भाई बच गया उसका नाम था तीसा, ठीक है, उसका नाम क्या था बउआ रे? तो तीसा। क्या नाम था? तो तीसा। और दूसरी बात कि अशोक की जब शादी हुई, प्रथम शादी, वैसे तो अशोक जी का 2 शादी है, उसमें से प्रथम शादी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रथम शादी उज्जैन की महारानी महादेवी से हुई। किससे हुआ? उज्जैन की महारानी, थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल्स में चलते हैं। उज्जैन की महारानी, है ना, उज्जैन की महारानी उज्जैन की महारानी कहां से किससे हुई? महादेवी। उज्जैन की
महादेवी। यही महादेवी से इसको दो पुत्र यानी कि एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। एक पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा मित्रा। और इसी को यही दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यानी कहने का तात्पर्य हुआ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया था बउआ रे? तो श्रीलंका, है ना, श्रीलंका, श्रीलंका। यानी कि कहने का तात्पर्य तो उज्जैन की महारानी उज्जैन की महारानी महादेवी से क्या किया गया बउआ रे? उज्जैन की महारानी से इसका क्या किया गया बउआ? उज्जैन की महारानी से महादेवी से इसकी शादी हुई। किसकी शादी हुई? तो किसकी शादी हुई बउआ? अशोक का शादी महादेवी से हुई। महादेवी से दो गो एक पुत्र एक पुत्री का क्या हुआ? उत्पत्ति हुई। और महादेवी से एक पुत्र एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। और एक का नाम था महेंद्र, दूसरा का नाम था संघमित्रा। ये दोनों को लेकर के यही दोनों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहा गया था? तो श्रीलंका गया था। ठीक है, कहा गया था बउआ? श्रीलंका गया था। ये पहली महारानी है। और दूसरी महारानी की बात करेंगे हम लोग तो वो कलिंग युद्ध यानी कहने का तात्पर्य है कि अशोक जो है अशोक अपने शासन काल में सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा था और वो युद्ध कलिंग के राजा के साथ लड़ी हुई थी। कलिंग के राजा के साथ जो युद्ध हुआ वो किसके लिए हुआ? इसके बारे में अगर बात किया जाए वो हाथी के विवाद में हुआ था। और इसी से एक बात और याद रखिए कि कलिंग का जो युद्ध है कलिंग का जो युद्ध है बउआ रे, कलिंग का युद्ध का साक्ष्य की बात करेंगे। साक्ष्य बात करेंगे। इसका जो साक्ष्य मिलता है बउआ हाथी गुफा से मिलता है। कहां से मिलता है बउआ रे? तो हाथी गुफा से मिलता है। कहां से? हाथी गुफा से। हाथी गुफा से मिला है। यानी कहने का ये जो है ये पार्ट आपका अलग है ना। और ये कलिंग युद्ध के बारे में है। ये अशोक जो है अपने जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा था, वो था कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध की बात करेंगे तो कलिंग युद्ध का पता कहां से चलता है? तो हाथी गुफा से। और दूसरी बात कि अशोक की शादी सर्वप्रथम किससे हुई थी? तो उज्जैन की महारानी महादेवी से हुई थी, जिससे एक पुत्र एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। और दोनों को प्रचार के लिए यही दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा गया था? कहां? तो श्रीलंका। इसी के साथ चलते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए, है ना। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आती रहती है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ बउआ? तो इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी किस साक्ष्य किस अभिलेख से पता चलता है? तो गुर्जरा अभिलेख से। इसमें तो मैंने लिखा था गुर्जरा अभिलेख से। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ इस प्रकार है, स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मौर्य काल के क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल का प्रधान कौन था? चलिए, प्रधान की बात करें तो आप लोग भी जानते हैं प्रधान मुख्य व्यक्ति जो शासन कर रहा है उस टाइम पे। ठीक है, और इसका जो टकसाल क्या है सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, टकसाल की जो बात करेंगे तो थोड़ा बहुत यहां डिटेल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या था टकसाल? ठीक है, टकसाल
इसके बारे में बात करेंगे तो वैसी मतलब कंपनी या वैसी फैक्ट्री जहां सरकार के आदेश के अनुसार या सरकार खुद मुद्रा की निर्माण करती हो। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? वैसी कंपनी या वैसी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा या सरकार के आदेशों के अनुसार या दिए गए आदेशों से मुद्रा का निर्माण करता हो, उसको हम लोग टकसाल कहते हैं। टकसाल का तात्पर्य यह हुआ कि वैसे कंपनी या वैसी कारखाना वैसी कारखाना वैसी कारखाना जिससे सरकार या सरकार द्वारा दिए गए अधिकार से मुद्रा का निर्माण किया जाता हो। ठीक है, टकसाल का तात्पर्य ये है, टकसाल की बात करेंगे हम लोग। टकसाल की अगर बात की जाए, टकसाल वैसी कारखाना जिससे सरकार या सरकार द्वारा दिए गए अधिकार से मुद्रा का निर्माण किया जाता हो। मुद्रा मतलब पैसा है ना, मुद्रा मतलब पैसा। और आप लोग इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, है ना। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मौर्य इसमें क्वेश्चन है आपका कि टकसाल के प्रधान किसको कहा जाता था? टकसाल के प्रधान किसको कहा जाता था? तो लक्षणाध्यक्ष को। किसको बुआरे? इसका सही उत्तर होगा लक्षणाध्यक्ष, है ना। टकसाल किसको कहते हैं? टकसाल वैसी कारखाना है जिससे सरकार या सरकार द्वारा दिए गए अधिकार से मुद्रा का निर्माण किया जाता हो, उसको हम लोग टकसाल करते हैं। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत में मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, यूपी, नोएडा, ठीक है, नोएडा यूपी, यानी कि कहने का मुंबई, हैदराबाद, है ना, कोलकाता, यूपी, है ना, नोएडा में अभी वर्तमान में भारत में स्थित है क्या? तो टकसाल। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? यह क्वेश्चन आप लोगों को 2011 में पूछी गई क्वेश्चन है। मैंने बताया हुआ था कि आप लोगों को विगत वर्षों में पूछी हुई क्वेश्चन को भी मैं लाऊंगा, ताकि आप लोगों को आगामी वर्ष में जो क्वेश्चन आने वाली है आप लोगों को सटीक उसमें लगा सकते हो उत्तर। आप लोग को मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप लोग पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो सर्वप्रथम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करने का तात्पर्य हुआ कि आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब जैसे ही आप लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो ऑटोमेटिक आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसमें यह कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? सबसे पहले पतंजलि के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरा नंबर पे महाभाष्य, पहला नंबर पे पतंजलि। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि एक मुनि थे। ठीक है, पतंजलि कौन थे बुआरे? तो एक मुनि थे, पतंजलि मुनि थे। दूसरी बात, ये नाग के देवता शेष नाग के अवतार माने जाते थे। ठीक है, थोड़ा धार्मिक बात है ना। ये नाग के देवता, जैसे हम लोग मनाते हैं ना, नाग देवता को मानते हैं। नाग के देवता के जो राजा थे शेष नाग, उसके अवतार को माना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रामायण में, आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा कि भैया लक्ष्मण को शेष नाग का अवतार
अवतार बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें पतंजलि एक मुनि तो थे ही, लेकिन शेषनाग का अवतार माना जाता था। इसी के साथ हम लोग चलेंगे कि महाभाष्य यानी कि दूसरा नंबर इसका होगा। महाभाष्य की बात हम थोड़ा बहुत नोटपैड ले लेते हैं। महाभाष्य, महाभाष्य का कहने का तात्पर्य यह हुआ इसका, ठीक है, महाभाष्य का कि महाजोड़ भाष्य क्या हो जाएगा बउआ रे, महाजोड़ भाष्य, महाजोड़ भाष्य, महाजोड़ भाष्य हो गया। यानी कहने का मतलब कि पतंजलि ने एक बात बताई हुई थी कि शब्द वही जो अर्थ हो, शब्द वही जो अर्थ हो, क्या हो, अर्थ हो, अर्थ वही, अर्थ अर्थ वही जो शब्द हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कहने का कि निकलता है कि बाबू रे, इसका स्पष्ट रूप से तात्पर्य यह हुआ कि शब्द वही होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। ठीक है, अब कुछ बोल दिए उसका कोई अर्थ ही नहीं है तो उसका कोई मतलब उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें बताया गया है किसके द्वारा, तो पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा हुआ रे, तो पतंजलि के द्वारा, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य में, महाभाष्य में महाजोड़ भाष्य यानी कि शब्द वही जो अर्थ हो, शब्द वही जो अर्थ, अर्थ वही जो शब्द। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि शब्द वही है जिसका कोई अर्थ है और अर्थ भी वही है जिसका कोई शब्द हो, है ना, इसका कोई तात्पर्य निकलता हो। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते फिर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन बता रहा है आप लोग का कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आपके 2011 में पूछी गई क्वेश्चन है। क्या हुआ रे, 2011 में पूछी गई क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा मौर्य काल की। इसका क्या होगा, पतंजलि के महाभाष्य की किसकी जानकारी मिलती है से, तो किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। कहीं भी क्वेश्चन अगर मिल जाए इस प्रकार का, महाभाष्य यानी कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, किस समय काल की जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल की हमको जानकारी मिलती है। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपके स्क्रीन पे आ गई है। आपके क्वेश्चन बोल रहा है, बाबू रे थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन पे, कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को समझिए पहले। धम्म की बात की जा रही है तो धम्म का तात्पर्य होता है बउआ रे, धम्म को संस्कृत में, संस्कृत यानी कि बात की जाए तो धर्म को ही संस्कृत यानी कि धर्म की संस्कृत क्या हो जाएगा, धर्म। धर्म को ही क्या कहा जाता है बउआ रे, संस्कृत में धम्म। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त, नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर अशोक होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा बउआ रे, इसका सही उत्तर अशोक होगा। अब हम लोग इस पे चर्चा करें क्वेश्चन पे कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। धम्म महामात्र का क्या अर्थ होता है, कि धम्म महामात्र का अर्थ होता है धर्म, धर्म से संबंधित महामात्रों की, यानी कि पुरानी काल की बात करें, यानी कि अशोक के काल की बात करें, अशोक काल में एक कर्मचारी को नियुक्त किया जाता था जिसको हम लोग धम्म महामात्र कहते थे, धम्म महामात्र कहते थे, जिसका कुछ काम होता था। काम का वर्णन कुछ इस प्रकार है, आप लोग थोड़ा चलते हैं हम लोग नोटपैड पे लेकर। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अशोक, अशोक की बात करेंगे बउआ रे, धम्म महामात्र यानी कि यहाँ क्वेश्चन था धम्म महामात्र, मात्र
ठीक है, यानी कि धम महामात्र। तो धम महामात्र की जो बात चल रही है, तो धम महामात्र में हुआ क्या था बउआ, इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि धम महामात्र में हुआ था कि चलो अशोक धम महामात्र की उस कर्मचारी को नियुक्त करते थे और उसका कुछ काम होता था, जिस प्रकार अभी गवर्नमेंट बहुत सारे कर्मचारी को नियुक्त करते हैं, विभिन्न कर्मचारी का विभिन्न काम होता है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार उस समय काल में क्या होता था कि अशोक धम महामात्र, धम का कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसी धम को संस्कृत में अगर व्याकरण की जाए, संस्कृत में अगर इसको लाया जाए तो संस्कृत में इसी को धर्म कहते हैं। धर्म यानी कि धर्म से जुड़ी हुई कामों के लिए धम महामात्र को नियुक्त किया जाता था, जिसमें इसका पहला काम था कि धर्म की स्थापना। क्या काम था बुआरे, तो धर्म की स्थापना। दूसरा था धर्म की प्रचार। तीसरा काम था कि धर्म को मानने वाले लोगों की रक्षा करना। और ये तीनों काम है। चौथा काम था बउआ रे श्रवण एवं ब्राह्मण की आवश्यकता को देखना। और पांचवा काम कुछ इस प्रकार था, पांचवा काम था कि असहाय व्यक्ति की देखभाल करना। देखभाल करना। ये पांच इस प्रकार किसका काम हुआ करता था, तो ये धम महामात्र का काम हुआ करता था। किसका काम हुआ करता था बउआ रे, तो धम महामात्र के काम था कि ये सारी चीजों को करे। ये कौन नियुक्त करता था, तो अशोक नियुक्त करता था। कौन, तो सम्राट अशोक। मैंने ये बताया था कि बहुत ही लोकप्रिय शासक था, बहुत उसको जनता प्यार करता था। तो प्यार करने का या चाहने का कारण होता है कुछ ना कुछ है। कारण क्या आता है कि कुछ अच्छे काम, ठीक है, कि राजा वैसा राजा हो कि जनता की देखभाल करे, उसको रखे, उसकी जरूरतों को पूरा करे, जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरा करे। तो आवश्यकता थी ना, धर्म की बात की जा रही थी उस टाइम पे। धर्म की बात की जा रही थी, धर्म की स्थापना करता था, धर्म का प्रचार करवाता था, धर्म को मानने वाले लोगों की रक्षा भी करना उसका काम था। अब धर्म की स्थापना कर दी है, धर्म को मानना भी शुरू कर दिए, प्रचार प्रसार किए और मानना भी शुरू कर दिए। लेकिन जो धर्म को मान रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होता था कि अलग धर्म वाले उस पर आक्रमण कर देते थे। तो उससे रक्षा करना किसका काम था, तो यही धर्म महामात्र के कर्मचारियों का काम था। दूसरी बात, श्रवण या ब्राह्मण की आवश्यकता जो होती थी, पूजा पाठ की सामग्री वगैरह, खाने पीने की डिस्टेट की जो भी सामग्री की आवश्यकता होती थी, उसको भी ख्याल रखा जाता था। ठीक है, उसकी आवश्यकता को देख रेख करना पड़ता था। और पांचवा काम था कि असहाय व्यक्ति जो थे उसकी देखभाल करना और उसकी रक्षा करना, इन लोगों के काम हुआ करता था। किसका काम हुआ करता था, धर्म महामात्र के। धर्म को संस्कृत में धर्म कहते हैं, धर्म को संस्कृत में क्या कहते हैं, धर्म से कहने का तात्पर्य इतना चीज बन गया। इनका पांचवा काम है। ये अभिलेखों में, कितने अभिलेखों में मतलब लिखा मिला है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग फिर क्वेश्चन की तरफ कहते हैं। क्वेश्चन को एक एक करके तोड़ के पढ़ना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूज नहीं होना और उत्तर देके हंसते खेलते चलते आना है। ठीक है, तो हंसते खेलते गोवारे चलते आना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो किसने नियुक्त किया था भैया, तो किसने नियुक्त किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके स्क्रीनों पे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो बहुत ही सटीक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से न जाने कितने प्रकार की क्वेश्चन बन सकती है। इस पे हम लोग
ध्यान से एकदम बारीकी से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझेंगे, क्वेश्चन जब हम लोग समझ जाते हैं तो उत्तर देने में इजी होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे। इसको देखने का तात्पर्य ये हुआ कि हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र एवं इंडिका, दो अलग अलग चीजें, ये अर्थशास्त्र अलग है, ये दूसरे नंबर में इंडिका। हम लोग आगे चल के हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझ रहे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है? 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? इसका सटीक उत्तर मौर्य काल की जानकारी मिलती है। काल की जानकारी मिलती है मौर्य, कुषाण, गुप्त, सातवाहन। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है मौर्य, बी में है कुषाण, सी में है गुप्त और डी में है सातवाहन। इसमें सही उत्तर आपका मौर्य होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। इस पे चर्चा क्या करना है तो आप लोग देखेंगे, अर्थशास्त्र के रचयिता ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है बाबू रे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता हम किसको कहते हैं। उसमें ऑप्शन दे रखा रहेगा, तो अर्थशास्त्र यहाँ आया है तो अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त है और इसी का नाम है चाणक्य। पहला नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अर्थशास्त्र के रचयिता अक्सर आप लोगों को कौटिल्य मिलेगा। कौटिल्य के जगह पे अगर विष्णुगुप्त मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। विष्णुगुप्त के जगह पर अगर चाणक्य मिल जाए तो पर भी कंफ्यूज नहीं होना। ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है और इसी के बारे में ये प्रख्यात बहुत ही विद्वान लोग हैं। इसको भूलना नहीं, इसका 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अगर इसके बात करें, इसके पिताजी का नाम है चनक। क्या नाम था बाबू रे? चनक। चनक से ही उत्पन्न हुआ है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। यानी कि तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। जैसे कि आप लोगों का स्कूल का नाम अलग होता है, व्हाट्सएप पे अलग होता है, फेसबुक पे अलग होती है, ठीक उसी प्रकार इसका भी 3 नाम है और तीनों नामों से जानी जाती है। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात है, इंडिका की रचना किसने की थी? ऐसा भी करके क्वेश्चन पूछता है, इंडिका की रचना किसने की थी? आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इस पे अगर डिटेल्स में बात करना चाहे तो आप लोग पिछले वाला वीडियो में देख लेंगे कि इंडिका की रचना किसने की थी, और उसमें हम लोग बहुत सारा किए हुए थे, बहुत मतलब डिटेल्स में हम लोग गए हुए थे, ठीक है। तो अभी क्योंकि 5वां नंबर अर्थशास्त्र में बता दिया था, इंडिका के बारे में हम लोग पहले ने बता दिया। सेल्यूकस के हम इतना हिंट दे देते हैं कि सेल्यूकस के दरबार में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के द्वारा भेजा हुआ राजदूत था। इसी ने इंडिका नामक पुस्तक पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है। आप लोग कमेंट में नाम लिख के भेजेंगे, है ना, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं बाबू रे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलता है, आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया या कराया? एलोरा कहने का मतलब महाराष्ट्र में स्थित है और इस कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश, किसने करवाया ये नहीं है, निर्मित किसने करवाया ये नहीं है, राजवंश की बात कर रहे हैं। यानी कि उस समय काल में कौन शासन काल में था उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय कूट। इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू रे? राष्ट्रीय कूट। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय कूट। इसी में एलोरा के कैलाश मंदिर की बात करेंगे तो इसमें लगभग 700 मजदूर 150 वर्षों तक, बताओ कितना मंदिर, 700 मजदूर लगभग 150 वर्ष तक काम किया इसमें, ठीक है। क्या किया बुआ रे? काम किया। अब बोलोगे भैया 700, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, वो भी 150 वर्ष तक। एक वर्ष तक में तो 2 4 5 मिस्त्री मिलके और लेबर मिलके घर बना देती है। और इस मंदिर को बनाने के लिए भैया 700 मजदूर पर डे,
ये मजदूर जो है ना, ये पर डे यानी एक दिन में 700 मजदूर, और दिन कितना लगा तो 150 दिन, सॉरी 150 दिन है, 150 वर्ष, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 150 साल। आप बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, नहीं, इसका साक्ष्य है, प्रमाण है। तो बोलोगे भैया इतना टाइम कैसे लगा, इतना टाइम क्यों लगा? तो टाइम लगने का कारण है आज हमारे पास टेक्निक है, मशीन है, और डेवलप कर दिए हम लोग। उस टाइम पीरियड पे इतना डेवलप नहीं था, ठीक है, इतना डेवलप नहीं था। अब अरे आप देखोगे ऊपर में बहुत बड़ा खंभा ले जाना है, समझ लो भाई, इस खंभा ले जाना है, मोटे मोटे खंभा ले जाना है, जिसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं। अब उसको ले जाने के लिए अभी तो मान लो कि लिफ्ट है, क्रेन है, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे उठा के इधर रख देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता था। अगर ये मंदिर है, इधर ध्यान देखेंगे, ये रेड कलर का मैं बता दे रहा हूं, इधर देखेंगे, चलो मैं एक समझा दे रहा हूं कि भैया ये एक मंदिर है, ये ऊपर वाला भाग है, अगर इसको ले जाना है ना, तो ये यहाँ लिफ्ट नहीं लगी होती थी, या कोई ऐसा नहीं लगा होता था। इसके लिए क्या किया जाता था कि ये ऐसे करके एक सड़क बनवाई जाती थी, ऐसे करके या जमीन से लगाई जाती थी, और इसके माध्यम से कंधे पे उठा के, न जाने कितना इसका वजन होता था, बहुत ज्यादा वजन होता था, इसके लिए ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ती थी। और इस रास्ते से चलते 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 यहां से आके यहाँ इसको फिर सेट की जाती थी। तो स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या तो ज्यादा हो गया ही है, और समय भी लगेगा, तो यहाँ कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी टाइम लगता है, आप लोग का घर बनता है 10 आदमी 5 आदमी मिलके 1 साल में कंप्लीट, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, तरीका है, डेवलप कर गए हम लोग। उस टाइम पीरियड में डेवलप नहीं था, ठीक है। तो यह कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अरे आप कैसे बोल रही हो भैया, आप कैसे बोल दिए कि ये बहुत बड़ी संख्या है क्या, 700 मजदूर 150 साल, अरे भैया ये तो सुनने में अजीब लग रहा है। तो अजीब नहीं लग रहा, हमारे साथ आप पढ़ रहे हो, ऐसे ऐसे फैक्ट जानते रहिएगा। तो इसका क्या उत्तर होगा भैया रे, राष्ट्रकूट। इसका क्या उत्तर होगा, राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रकूट। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मजा आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है। आप लोग जब लाइक करोगे हम लोग को पूरा इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जोश जुनून बढ़ती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। और नया नया कंटेंट बहुत इसमें मेहनत लगती है बाबू, तो थोड़ा बहुत यार इसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और इसी के साथ पढ़ो भी, और वैसे दोस्त को भेजो जिसको आप चाहते हो, ठीक है, कि वो भी ज्यादा स्कोर करे, ठीक है, 50 में 50 ला सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत भेजिए, सपोर्ट है आप लोग का। इसी के साथ आपके स्क्रीन पे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? अरे भाई ले लो, महाजनपद आ गई। ये महाजनपद किसको कहते हैं, ये तो मैंने पहले बार सुन रखा है, इसके बारे में जानेंगे। ये 16 का तो समझ रहे हो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे भैया ये तो 16 आ गई, लेकिन महाजनपद क्या है? तो महाजनपद के बारे में सोचेंगे। आज हम अभी वर्तमान की बात करें तो हम लोग भारत देश में रहते हैं। भारत देश की राजधानी की बात करें तो कुल 28 राजधानी, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8, ये टोटल हो जाएगा 28 2 30, अच्छा 36। अब बोलोगे सही है भाई, ये इतिहास में सर मैथ पढ़ा रहे हैं, क्या अजीब लीला है। वो नहीं भैया, ये आपकी राजधानी है, और ये आपको ये 8 को जो है केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल मिला के 36 राजधानी हमारे राज्य है, ठीक है। ये 28 को राज्य है, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल मिला के 36 होती है। ठीक उसी प्रकार जब पहले की बात होती थी प्राचीन इतिहास में, तो 16 महाजनपद मतलब होता था कि जैसे हम लोग अब राज बोलते हैं ना, कि ये 28 गो राज है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक उसी प्रकार उस टाइम पे महाजनपद बोलते थे। आप लोग को यह भी पता होगा कि 28 गो में या 36 गो टोटल हम जोड़ देते हैं, तो 36 गो जो हमारे यहाँ राज्य है, उसमें 36 राज्य में कोई ऐसे राज्य होगा जिसका इनकम, जिसका मतलब वो बहुत शक्तिशाली होंगे, ठीक है। शक्तिशाली मतलब कहने का आर्थिक स्थिति से मजबूत होंगे, वह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, वहां का लेन देन का हिसाब किताब मजबूत होगा, वहां का बिजनेस डेवलप होगा, यानी कि सारे प्रकार से मजबूत होंगे। तो ठीक उसी प्रकार उस टाइम पे बता रहा है कि 16 को जो महाजनपद था, यानी कि 16 को जो राज्य था, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? इसका सही उत्तर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, मगध।
क्या था भैया रे? मगध, मगध, कौशल, इसमें दूसरा ऑप्शन में है कौशल, अवंती, गंधार, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मगध। मगध की बात करें तो याद आई हमको अपने बिहार से। भैया हम लोग वो बिहारी हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार वही मगध की बात करें जो मगध बंगाल, वर्तमान की बात करें मगध कहाँ था? तो बंगाल से लेकर पूरे बिहार में फैला हुआ था और बिहार के गंगा वाला क्षेत्र पूरे इसके मगध के अंदर में था और इसकी राजधानी वर्तमान में जो बिहार की राजधानी पटना है वही इसकी राजधानी उस समय काल में उसको पाटलिपुत्र कहा जाता था और मगध की स्थापना मतलब मगध का जो है ना पाटलिपुत्र की स्थापना मगध के ही समय काल में किया गया था, मगध के राजधानी के रूप में, है ना। और इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे हम लोग तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया रे? इसका मगध। मगध उस टाइम पीरियड पे बहुत शक्तिशाली क्या हुआ करता था? महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, इसमें यह भी पूछ देता है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, सुन रहे हो ना? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट किया और कब किया? तो कब का तो हम बता देते हैं, 5वीं सदी में। ठीक है, 5वीं सदी में। और किसने किया? तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन बताया है, आप लोग पढ़े होंगे, इस वीडियो को देखे होंगे, तो जरूर उसमें उत्तर है, आप लोग कमेंट में लिख के भेज सकते हो। ठीक है, इसको कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बुआ रे? तो मगध होगा। ठीक है, मगध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है भैया रे ए बाबू कि पुराणों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट है कि 15 में, 16 में और 19 में भी पूछी गई है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखो मैंने बताया था शुरू में कि विगत में पूछे हुए, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को भी मैं लाऊंगा और ये आपके स्क्रीन पे है कि 15 में, 16 में, 19 में पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की बात करेंगे तो पुराण में होता क्या है? तो पुराण में बढ़िया बताया गया है धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म के बारे में इसमें व्याख्या मिलती है। पुराणों में तो ये भी बताया गया है कि सृष्टि के निर्माण से लेकर सृष्टि के अंत तक। सृष्टि कौन सी सृष्टि? अरे भाई सृष्टि वो वाली सृष्टि नहीं, सृष्टि का कहने का तात्पर्य हुआ कि संसार, ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड, संसार की निर्माण से लेकर विनाश तक सारी की व्याख्या पुराणों में है। कहा है भैया? पुराणों में। इन पुराणों में से आप एक का नाम जरूर सुने होइएगा, शिव पुराण। क्या सुने होइएगा भैया? शिव पुराण। उसी पुराण की बात कर रहे हैं हम लोग। पुराण में क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है, यानी कर्म, अकर्म, धर्म, उसके ठीक विपरीत अधर्म, यानी सब के बारे में पुराणों में इसकी बताई गई है। और कितनी संख्या है, कितना पुराण है? इसका सही उत्तर क्या होगा भैया? 8वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 गो पुराण है। 18 गो क्या है बबूरे? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 इसका सही उत्तर है। आप लोग गलत करके नहीं आना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है कि 2, 18, 20, 19, अरे भाई सब तो ठीक है, आसपास का मार दो, नहीं 18 एग्जैक्ट मार के आना। ठीक है, क्या मार के आना है? एग्जैक्ट 18 मार के आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। 9 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया है। अल्लो भैया, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मैंने पहले ही बताया था, अभी तुरंत पहले बताया मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, ध्यान से सुने होंगे तो जरूर आंसर आ गया होगा पढ़ते। ठीक है, तो आप लोग देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को ध्यान से देखना है। मोबाइल को रख दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हेडफोन लगाइए और फिर ऑब्जेक्टिव को देखिए। ठीक है, आपका आधा घंटा का टाइम, 50 नंबर आपके नजदीक, जितना टाइम दीजिएगा उतना नंबर हम देंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैंने ये आया अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आए क्वेश्चन नहीं बेटा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं बाबू, बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे और मैंने निकाल के आप लोगों के सामने रखा। ठीक है, रखा हूं, तो थोड़ा इसको देखें। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मैंने अभी बताया था। ये क्वेश्चन आपको 15 में, 16 में, 2016 में दो बोर्ड है, झारखंड बोर्ड से भी पूछा गया, बिहार बोर्ड से भी पूछा गया, 15 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
मैंने बताया हुआ था कि भैया कौटिल्य, चाणक्य, इसी को बोलते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त यानी कि तीनों नाम एक ही है, एक नाम भैया भूल गए थे इसलिए मैंने डाल दिया। क्या नाम है भैया रे? तो विष्णुगुप्त। कौन कौन? तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो ये भैया वाल्मीकि जी कौन है? तो ये आदरणीय रामायण के लेखक हैं संस्कृत में। रामायण आप लोगों ने देखा होगा, राम भैया, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में। तो रामायण के जो संस्कृत में लेखक है उसका नाम है वाल्मीकि जी, और वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। वेद व्यास जी ने क्या लिखा था बाबूरे? महाभारत लिखा था। और कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त क्या लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखा था। इस क्वेश्चन की छूट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे आ चुकी है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछी गई है। कितने पूछी गई है बाबू रे? 2015 में पूछी गई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है इसको पहले समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, यानी कि एक वज्जी एक शब्द है, उसको सामाजिक रूप से हम आपस में क्या कह सकते हैं? तो वज्जी को ही भैया गणतंत्र कहते हैं, समझ रहे हो? ये वज्जी को ही गणतंत्र कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गणतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र और गण संघ में अंतर समझना भैया। गणतंत्र 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 रट लिए, अब चल दिए पेपर देने के लिए। तो गणतंत्र गणतंत्र तो रट के गए हैं, एक नंबर पे आ गया गणसंघ, आंख बंद करके मार दिए। लो भाई आंसर हो गया सही। अब घर पे आए, अब बड़ा मजा आ रहा है। अब जब आंसर मिला है तो ले बकलवा, ये तो गलत करके आ गए, वहां मारना था गणतंत्र, मार दिया गणसंघ। देखो क्वेश्चन सेट करने वाला बुड़बक नहीं होता है, बड़ा होशियार होता है। होशियार जो होता है तो देखो तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है गण संघ। तो गण संघ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? गणतंत्र होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भैया? इसका सही उत्तर हो जाएगा गणतंत्र। राजतंत्र आप लोग समझ रहे हो, इनमें से सभी, इनमें से सभी कैसे हो जाएगा? इसमें गणतंत्र हो जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा भैया रे? बोलो, गणतंत्र। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर की क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे आ चुकी है। समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन 2015 में पूछी गई क्वेश्चन है। देखो 2015 की बार बार मैं बात कर रहा हूं, अभी 2000 आप लोग एग्जाम दोगे 23 में, 2015 में पूछी हुई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुकी है। इसी के साथ हम लोग देखेंगे जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ बताया जाएगा। जनपद, आप कितने बार सुने होंगे, आप कौन से गांव से आते हैं, ठीक है। अगर आप गांव से बाहर हैं तो लोग गांव के बारे में पूछेंगे, अगर पंचायत से बाहर हैं तो कौन से पंचायत से भैया? ना पंचायत से, ठीक है। और आप जिले में हैं तो प्रखंड के बारे में पूछेंगे, ठीक है। और जिले से बाहर हैं तो कौन से जिले से हैं? फलाने जिले से। और राज्य में है, अच्छा कौन से राज्य से हो भाई? तो बिहार राज्य से, या जहां से भी, झारखंड, यूपी, बिहार, जहां से भी हो आप बोल सकते हो। अदर कंट्री में है तो कंट्री के बारे में। तो जनपद का तात्पर्य इससे क्या है? आप बोलो सर ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जनपद का अर्थ होता है कि जहां, देखो क्वेश्चन पढ़ना सेम है, जहां लोग ये नहीं होगा, ये दोनों सेम है, थोड़ा कंफ्यूजन है। अपना घर बनाते हैं, इसमें है मवेशी रखते हैं। अब बताइए, जहां लोग अपना घर बनाते हैं तो क्या आप गांव की बात किया जाए, गांव में अगर देखेंगे जहां अपने लोग घर बनाते हैं ना रहने के लिए, ठीक उसी के बगल में अपने दरवाजे पे, दलान के टाइप पे, या मवेशी के लिए घर होता है, ठीक है। फार्म हाउस जो बिजनेस तौर पे करता है तो उसके लिए तो भाई एक फार्म हाउस होता है तो दूरी होती है, लेकिन जहां लोग रहते हैं वहां भी 1-2 मवेशी पालते हैं और रखते हैं, अपने साथ ही उसको रखते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनपद का
सब जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा ए नंबर क्वेश्चन, इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां घर बनाते हैं वहीं क्या करता है बउआ रे, मवेशी भी रखते हैं। तो एक थोड़ी ना है कि जहां लोग मवेशी रखते हैं, तो जहां मवेशी रखते हैं उसको तो भाई शेड बोलते हैं, फार्म हाउस बोलते हैं, जहां भाई अपना मवेशी वगैरह रखा हुआ बस हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा भैया, जहां आप लोग अपना घर बनाते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पंच चिन्ह वाले सिक्का, सॉरी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बनते हैं। भैया आप लोगों के पास तो चिन्ह आती है, उसमें तो पता नहीं कितने चिन्ह होते हैं, आई डोंट नो कि भाई कितने चिन्ह आते हैं। तो वो सिक्का देखेंगे तो पता चलेगा, इस मैंड में आया नहीं कभी, क्वेश्चन भी नहीं इस प्रकार का आया। देखेंगे ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछी गई है, ये 2015 में पूछी हुई क्वेश्चन है। अब देखेंगे भैया इसमें क्वेश्चन है कि पंच चिन्ह वाले सिक्का, यानी कि 5 गो चिन्ह वाला सिक्का, 5 टाइप के जो चिन्ह होते हैं ना, वो वाले सिक्के जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, ठीक है, बने होते हैं, सिक्के बने होते हैं। इसमें देखेंगे सोना नहीं होगा भैया, सोना बाबू नुनू नहीं होगा, ठीक है, सोना बाबू नुनू नहीं होगा। चांदी बिल्कुल होगा, तांबा ये भी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको भी तो देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कहने का मतलब बी और सी, ठीक है, बी और सी दोनों होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर है, इसीलिए चांदी और सिक्का दोनों होगा। यहाँ लिख देते हैं चांदी और तांबे, तांबे यानी कि दोनों को मिला के पंच चिन्ह वाले सिक्के बनते थे। ये 2015 की पूछी गई क्वेश्चन है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अरे लोरे भैया आ गया क्वेश्चन, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम बताए थे पथुल का वीडियो में, आप लोगों ने देखा क्या? नहीं देखे तो आप लोग इस लिंक में डाल दिया जाएगा, आप लोग बैक वाले क्वेश्चन को भी देखिए, है ना। एक सीरीज होती है ना, आधे घंटा की 30 मिनट 40 मिनट की एक सीरीज होती है, उसको आप लोग देखोगे और ढेर सारा क्वेश्चन उसमें रहती है। एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छुपी रहती है, मैं उसको व्याख्या करके बता देता हूँ, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वहां जाकर भी देखेंगे, वहां भी बता दिया था। और अगर कोई नए बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। इसके उपलक्ष्य में आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस लाइक और शेयर ठोकते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए इसी जोश जुनून के साथ पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। देखो सबसे पहली बात कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब की गई थी ये भी पूछ सकता है, तो मैंने फिर बता दे रहा हूं कि 5वीं सदी में, 5वीं सदी। आप बोलोगे सर 5वीं सदी बोल रहे हो उतना देर से, हमको समझ में नहीं आ रहा 5वीं सदी किसको बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को सदी किसको बोलते हैं ये भी नहीं पता होगा, या पता भी होगा थोड़ा वो कंफ्यूजन होगा, इसको दूर कर लेंगे। जिस बच्चे को पता होगा बहुत अच्छी बातें हैं। तो सदी की बात करेंगे, सदी को ही शताब्दी कहते हैं, भाई थोड़ा ध्यान देना, सदी को ही शताब्दी कहते हैं। एक सदी में 100 वर्ष, एक सदी में 100 वर्ष, और कहीं कहीं दशक लिखल रहता। क्या लिखल रहता मेरे भैया? दशक, दशक में होता 10 वर्ष, दशक में होता क्या? 10 वर्ष। और सदी या शताब्दी में होता है 100 वर्ष। अल्लो लिख दिए, ठीक है। तो 5वीं सदी, तो 5वीं सदी कब से कब शुरू होगा? तो भैया 5वीं सदी ये 401 से लेकर के 499 तक, ठीक है। 401 से लेकर के 499 के जो ईस्वी होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 5वीं सदी। क्वेश्चन ये नहीं है, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय भद्र द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भैया रे? उदय भद्र द्वारा। उदय भद्र के नाम पर कहीं कहीं उदयीन लिखल रहेगा, उदयन लिखल रहेगा, उदयीन लिखल रहेगा। ये नाम एक ही है, जिस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कौटिल्य, चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम था, ठीक उसी प्रकार इसमें क्या है भैया रे? उदयभद्र, उदयन, उदयीन, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। इसी ने
क्या किया था? तो मगध की राजधानी, लो भाई, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी कहां सेट किया था? तो पाटलिपुत्र। मगध की बात करेंगे तो वर्तमान में बंगाल, ठीक है। मगध की अगर बात करेंगे भैया तो कहां? वर्तमान में बंगाल और बिहार, ठीक है, अपना बिहार। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, लीजिए क्वेश्चन आ गए आप लोगों के स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार के, देखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है। देखो क्वेश्चन बहुत अजीब है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछी गई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पूछी गई वर्ड है, 2015 में पूछी गई क्वेश्चन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जैसे कि आप लोगों ने सबके पास अपना अपना कॉलेज होगा, ठीक है। जिस कॉलेज से आप अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉलेज के पास एक यूनिवर्सिटी होगा। हर एक व्यक्ति का इसमें यूट्यूब पे देखने वाले अलग अलग बच्चे होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के होंगे, अलग अलग स्टेट के होंगे, सारे बच्चे देखते होंगे, तो सबका एक विश्वविद्यालय होता है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय की बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वर्तमान में की बात करेंगे तो वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय बात करेंगे तो पाकिस्तान में है। अब बोलोगे भैया ये पाकिस्तान के क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो भाई हिंदिया में? तो पाकिस्तान के क्वेश्चन को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम अखंड भारत चाहते हैं, अखंड भारत फिर से आएगा। अखंड भारत कहने का मतलब कि वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सारी थी ना, वो सब एक ही था। इसीलिए ये एक ही था तो उसका विभाजन नहीं हुई थी ना भारत और पाकिस्तान की। वो जब विभाजन नहीं हुई थी तो विभाजन के पहले की बात है तक्षशिला विश्वविद्यालय, यानी कि हम बात कर रहे हैं 700 ईस्वी की, ईसा पूर्व की, ईस्वी नहीं भैया, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 700 ईसा पूर्व की। ये 700 ईसा पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय को बनाया गया, ठीक है। 700 ईसा पूर्व में क्या किया गया? तक्षशिला विश्वविद्यालय को बनाया गया। कहने को यह भी सुना है मैंने और पढ़ा भी है कितनी जगहों पे कि तक्षशिला की बात करते हैं तो तक्ष नामक राज्य है ना, ये तक्ष नामक राज्य है ना, ये तक्ष कौन थे? तो आप लोगों ने रामायण देखा होगा, राम के भाई एक भरत थे, भरत का पुत्र तक्ष नामक जो उसके पुत्र थे, उसी ने ये तक्ष नामक राज्य का स्थापना किया था। फिर आगे चलकर उसमें विश्वविद्यालय बनी। विश्वविद्यालय में ये 700 ईसा पूर्व की बात है और इसी विश्वविद्यालय में 60 से ज्यादा विषय की पढ़ाई हुआ करता था। और इसी विद्यालय के संबंध आप लोगों ने देखा होगा, फोहान एक दार्शनिक था, चीन के एक दार्शनिक था जिसने भारत को आया तो यही विश्वविद्यालय में आया और अपने ज्ञान को बढ़ाया। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में फोहान ने अपने विषय को पढ़ने के लिए आया हुआ था। इसी तक्षशिला के बात कर रहे हैं हम। इसी तक्षशिला में ये कौटिल्य, चाणक्य जिसको हम लोग बोलते हैं, चाणक्य उस टाइम के प्रोफेसर हुआ करते थे, ठीक है, उस टाइम के प्रोफेसर हुआ करते थे। और उसमें ही बहुत सारे विषय, वो तो एक विषय के प्रोफेसर थे लेकिन 60 विषयों की पढ़ाई किया जाता था। देश विदेश से, बहुत दूर दूर से व्यक्ति तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आते थे। इसकी स्थापना कब की गई? तो 700 ईसा पूर्व में की गई। वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो भैया पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अपना छोटका जो है पाकिस्तान, ओकरे पास स्थित है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके स्क्रीन पर कि फोहान किसके शासन काल में भारत आया था? लो भाई हम यही फोहान की बात कर रहे हैं। फोहान किसके शासन काल में भारत आया था? इसी फोहान की बात हम लोगों ने किया हुआ था। तो इस फोहान की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त इसका नहीं होगा, रामगुप्त ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है, ठीक है। ये गुप्त वंश के संस्थापक है, वो मौर्य वंश के संस्थापक है, वो अलग अलग है। हम लोग जब डिस्कस में जो वो बैच, फाउंडेशन बैच पढ़ेंगे, फाउंडेशन बैच में आएंगे, जो बच्चे हैंगे जिसको पढ़ना है अभी भी, वो फाउंडेशन, हमारी फाउंडेशन बैच ऑफलाइन क्लासेस है, आप वहां आके हम लोग से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फोहान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त
द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फोहन है कौन? ये चीनी दार्शनिक था। दार्शनिक का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि देश विदेश घूमते हैं और वहां के अच्छे अच्छे चीजों को देख के कुछ सीखते हैं और अपने किताबों में लिखते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दार्शनिक बोलते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा भैया रे? 15 नंबर का सही उत्तर सी नंबर होगा। सी नंबर यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के साथ हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ बने रहेंगे हम लोग और चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया? हेलो भैया, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया? ये 2016 में, ये कितने में पूछा गया है? 2016, ठीक है, 2015, 18, 17, 19। लो भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रही हो मेरे को, ठीक है ना? इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो भाई, 16 में, 15 में, 18 में, 17 में, 19 में, यानी कि 15 से लेके 16, 16 से लेके 17, 17 से लेके 18, 18 से 19, यानी रेगुलर पूछे जा रहा है भाई। वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? हो, इसमें ऑप्शन है अशोक, ये नहीं होगा, थोड़ा इसको क्लीन कर ले। क्या होगा? अशोक नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के ही शासक है ये भी, समुद्रगुप्त, है ना? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक जो थे ना, उसी क्रम में आते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त इसका क्या होगा भैया? तो सही उत्तर होगा, हम लोग बने रहेंगे ऑप्शन बी के साथ, है ना? समझ में आया क्वेश्चन क्या? भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसी के साथ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में बता रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क शासक है, इसका राज्यारोहण कब हुआ था? ईस्वी की बात है। तो ईस्वी वाला में आप लोगों को भी कंफ्यूजन होते रहता है। 8-8 तो सब में है, लो भैया 8-8 सब में कॉमन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहां डबल 8 हो, क्या हो भैया रे? जहां डबल 8 हो तो डबल 8 में छक्का मार देना है ऐसे करके, और गुलवा को घेर के आ जाना है, ऐसे ऐसे कलर करके आ जाना है। जहां डबल 8 हो, यानी कि 88 ईस्वी में। क्या है? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो डबल 8 जहां हो, यानी कि 88 ईस्वी में। 8-8 सब में है, 4-8 है, 8-8 है, 7-8 है, 9-8 है। आप लोग किसके साथ बने रहेंगे बताएंगे जरा? डबल 8 के साथ। किसके साथ भैया रे? डबल 8 के साथ। रे बाबू, रे नुन्नू, रे सुग्गा, किसके साथ? तो डबल 8 के साथ, यानी कि 88 ईस्वी में क्या हुआ बुआ रे? राज्यारोहण हुआ। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोगों के स्क्रीन पे कि 18 में मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये 2018 में झारखंड बोर्ड में पूछी गई क्वेश्चन है। मौर्य, मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा कर ले, चंद्रगुप्त मौर्य, ये वाला भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है। ये हुआ पहला वाला। ओकर बेटा क्या हुआ रे भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है? तो बिंदुसार, ठीक है। अब बिंदुसार का बेटा क्या हुआ बुआ रे? तो बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक। और अशोक का बेटा का क्या नाम है? तो अशोक का 2 बेटा था, हालांकि उस पक्ष के बाद था, है ना? कलिंग की जो रानी थी उससे भी तो उत्पन्न हुई संतान, हालांकि उसके बाद हम लोग लिंक करेंगे। तो इसमें महेंद्र मुख्य बेटा के रूप में, महेंद्र संघमित्रा के बाद हम बताए हुए थे, उसी में से इसका बेटा, यानी कि चारों पीढ़ी का मैंने नाम लिख दिया। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक है मौर्य साम्राज्य का, उसका बेटा हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, अशोक का बेटा हुआ महेंद्र। ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक बोलेगा तो प्रथम शासक क्या होगा भैया इसका? आप लोग उत्तर देंगे
आप लोग उत्तर देंगे तो क्या होगा? मौर्य जो संस्थापक करेगा, जो स्थापना करेगा, जो शासन व्यवस्था को बनाए रखेगा, तो उसकी नींव को डालेगा, वही प्रथम शासक होगा ना। है? जो नींव को डालेगा क्या होगा? वही प्रथम शासक होगा। इसका समय काल अगर पूछ दे, कहां गया भैया क्वेश्चन? नींव को अगर पूछ दे इसका समय काल, तो समय काल का बात करेंगे तो समय काल 322 से लेकर के 185 टू 185 BC यानी कि ईसा पूर्व। क्या बात कर रहा हूं बउआ रे? ये इसका समय काल है। यानी कि कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है। 1 नंबर इसका बेटा के, इसका बेटा बिंदुसार 2 नंबर, बिंदुसार का बेटा के अशोक, अशोक 3 नंबर, अशोक का बेटा कौन? तो महेंद्र 4 नंबर, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक का बेटा महेंद्र, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक कौन बने थे? बिंदुसार। तृतीय शासक कौन बने थे? अशोक। चौथा वाला शासक महेंद्र नहीं बना, ये तो आगे चल के दूसरा वाला बात है। तृतीय शासक तक याद रखिए, तृतीय शासक तक पूछा भी जा सकता है। आगे क्वेश्चन भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन है? आंख बंद कर लेना, अब बोलना पहले कौन था रे? भोकवा पहले कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय कौन था? तो द्वितीय उसका बेटा कौन था? तो बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा क्या था? तो बिंदुसार का बेटा अशोक था। कौन था? अशोक। तो तीसरा अधिक कौन होगा? अधिपति कौन होगा? अशोक। अशोक के बारे में हम पढ़ा है ना, एक ही नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था अशोक के बारे में। यही अशोक है कि 100 भाई था, उसको लगा के 101, और 99 को भाई को क्या किया? कत्ल करवा दिया। क्या किया भैया रे? कत्ल करवा दिया, और अपने राज गद्दी पे बैठे। समझे? अब बोलोगे सर माहौल तो बड़ा गर्म है, 99 को भाई को मरवा दिया। भैया ये भाई को मरवाया, आप लोगों ने पढ़ा था पहले कि पिता को भी मरवा दिया गया है, ठीक है। पिता को भी मरवा दिया गया है। खैर उस सबको छोड़िएगा, हम लोग पूजनीय पिता है। भाई तो भाई हमारा भारत जैसे है, रामायण से हम लोगों ने सीखा भाई का सम्मान करना, महाभारत से सीखा पिता का सम्मान करना, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है इसके बाद, और इसी के साथ हम आज्ञा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।